नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 16 मार्च को इन इलाकों में हो सकती है बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 16 से 18 मार्च तक राज्य में कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को उत्तरी पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 17 और 18 मार्च को कई इलाकों में बारिश की आशंका है। मौसम में इस बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण अस्पतालों में सर्दी, खांसी और गले में दर्द वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौसमी रोग से पीड़ित 50 से अधिक मरीज हर दिन रिम्स के मेडिसिन और पीडी में आ रहे हैं, इसलिए बदलते मौसम लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। हेमंत सोरेन के एफआईआर पर एक्शन, रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को समन भेजा है। समन हेमंत सोरेन द्वारा एसटी थाने में दर्ज केस मामले को लेकर किया गया है। इस मामले में ईडी के कुछ अफसरों के साथ साथ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने ईडी के एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल को CRPC 41A के तहत नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी अफसरों के अलावा दिल्ली व रांची के मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा गया है। इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 29 जनवरी को इन चैनलों ने हेमंत के दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा BMW कार और 36 लाख कैश बरामदगी की खबर चलाई थी। इसी बारे में पत्रकारों से खबर का स्रोत पूछा जाएगा। दिल्ली और रांची स्थित मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को भेजे गए नोटिस में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी इस गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले रांची के ST थाने में आवेदन देकर ईडी के अफसरों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपने आवेदन में हेमंत ने लिखा था कि जब वह 30 जनवरी को रांची लौट रहे थे तो मीडिया में आई खबरों की जानकारी मिली कि झारखंड भवन और शांति निकेतन स्थित आवास पर उनकी अनुपस्थिति में ईडी के अफसरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसकी वजह से उनके और उनके परिवार की छवि धूमिल हुई है। स्थानीय मीडिया में जिस तरह से खबरें चलाई जा रही थी उससे साफ है कि एक आदिवासी को प्रताड़ित करने के लिए भूमिका बनाई गई है। अब मैनुअल होगी झारखंड पुलिस की बहाली प्रक्रिया, सरकार ने किया यह बड़ा बदलाव। झारखंड पुलिस में बहाली अब मैनुअल तरीके से होगा। सरकार की ओर से परीक्षा में पारदर्शिता लाने और धांधली को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी की निर्भरता को खत्म कर दिया गया है। अब सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि अगर डिवाइस नहीं है तो आपको उस पर निर्भर नहीं रहना है। डिवाइस के बिना ही सभी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बिना देर के प्रक्रिया को मैनुअल तरीके से खत्म किया जाए। बता दें कि पुलिस सेवा की भर्ती पद्धति 2014 के नियम 3 और 4 में बदलाव किया गया है। अब यह झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगी। वर्तमान में पुलिस भर्ती के दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई व सीना की माप के लिए स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्प्ले मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है। आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। वहीं संशोधन के बाद इसकी उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति में देर होने पर प्रक्रिया को मैनुअल पूरा करना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 11वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी के लिए 834 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी। 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी के लिए सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र तथा द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में परेशानी होने पर अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर 16 मार्च तक कार्य दिवस दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षा की लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव L अली ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व JPSC अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सिविल सेवा परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। संगठन सचिव S अली ने कहा कि 17 मार्च को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पहले स्थगित कर दिया है। झारखंड में भी आयोग ने 3 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किया व मात्र 14 दिनों के अंदर ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जबकि कम से कम 45 दिन का समय देना चाहिए।
सीनियर डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने की कवायद। रिम्स में पहली बार होगी 156 प्रोफेसर, एसोसिएट, एडिशनल और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में फैकल्टी और सीनियर डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार बड़ी संख्या में बड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रिम्स के डीन डॉक्टर विद्यापति ने बुधवार को संस्थान में प्रोफेसर से लेकर मेडिकल ऑफिसर तक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 156 पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। अलग अलग विभागों में प्रोफेसर के लिए 37 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट के 56, असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 और मेडिकल ऑफिसर के 11 पदों पर नियुक्ति होगी। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि रिम्स में फैकल्टी की भारी कमी है। मैंने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा था। विज्ञापन निकाल दिया गया है। जल्द ही अधिकांश पदों पर नए डॉक्टर सेवा देंगे। रिम्स के कई विभागों में प्रोफेसर नहीं है। कुछ विभाग में प्रोफेसर पद फैकल्टी के रिटायर होने के बाद से खाली हैं। नई नियुक्तियों से समस्याओं से कुछ। एम्स देवघर में आग से बचाव को लेकर हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन खरीदेगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने एम्स देवघर में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन एम्स में आने के पूर्व यदि कोई घटना होती तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। कोर्ट जवाब लिखित में दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने बिजली प्रतिदिन 3 मिलियन लीटर पेयजल, प्रस्तावित सेंट्रल स्कूल के लिए पर्याप्त जमीन अधिग्रहण, आग से बचाव के लिए फायर फाइटिंग मशीन उपलब्ध कराने के बिंदु पर राज्य सरकार से संबंधित विभागों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने देवघर के उपायुक्त को भी जवाब दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि एम्स कर्मियों के बच्चे के लिए सेंट्रल स्कूल स्थापित करने को लेकर जमीन चिन्हित करने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान डीजी फायर वर्चुअल उपस्थित थे। उनकी ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एम्स में आग से बचाव को लेकर 26.85 करोड़ रुपए की लागत से फिनलैंड से 2 हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन खरीदी जा रही है। यह मशीन 24 तला से ऊंचे भवनों में आग लगने पर उसे बुझाने में सक्षम रहेगी। फिनलैंड से यह हाइड्रोलिक मशीन झारखंड आने में 24 महीने का समय लगेगा। झारखंड में अवैध माइनिंग रोकने की कवायद। सीएम चंपा सोरेन ने अफसरों को दिए ये आदेश। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन को लेकर राज्य की इच्छा भी धूमिल हो रही है। अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखने की जरूरत है। अवैध खनन से जुड़े लोगों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य और जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोयला, बालू, लो एस्क, पत्थर सहित अन्य खनिज संपदाओं के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़कर एफआईआर दर्ज करने की खानापूर्ति न करे, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है इसकी भी जांच सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना चालान वाहनों में कोयला लोडिंग नहीं की जा सके, इसके लिए खनन कार्य करने वाले कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी तय करे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाएं, राज्य की जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटेगरी 1 वाले चिन्हित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। राज्य में 369 बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत करेगी, तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। संचालन की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में कैटेगरी 2 की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर ऐसे होगा प्रमोशन, हाईकोर्ट का क्या है फैसला। झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन के प्रावधान को बदल दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पुलिस इंस्पेक्टर को अनारक्षित कोटे से डीएसपी पद पर प्रमोट करते समय सब इंस्पेक्टर पद की वरीयता को ध्यान में रखा जाएगा। बता दें कि इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए पहले से चले आ रहे प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को इसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मनोज टंडन ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। मामले में रविकांत प्रसाद और अन्य ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ये लोग सामान्य कोटि से थे। ये लोग सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन पाकर पुलिस
इंस्पेक्टर बने थे, लेकिन इन्होंने प्रमोशन के बाद राज्य सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया था। दाखिल याचिका में इन्होंने कहा कि ये लोग सब इंस्पेक्टर पर पद पर थे और सीनियर थे, लेकिन ST/SC कोटि के जूनियर सब इंस्पेक्टर उनसे पहले प्रमोशन पा गए। ऐसी स्थिति में वे SC/ST कोटि के अफसरों से जूनियर हो गए और आगे के प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में भी उनको जूनियर ही माना जाएगा। इसी दलील के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। रांची विश्वविद्यालय में 321 पदों पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। राज्यपाल व राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में 321 आवश्यकता आधारित शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालय, PG विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में होंगी। सबसे अधिक इतिहास विषय में 42 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। कुल 321 पद में अनारक्षित के लिए 129 पद, ST के लिए 83 पद, SC के लिए 32 पद, BC1 के लिए 26 पद, BC2 के लिए 19 पद तथा EWS के लिए 32 पद शामिल है। यह नियुक्ति JPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक या फिर 65 वर्ष जो पहले हो के तहत की जाएगी। नियुक्त शिक्षक को प्रतिमाह अधिकतम 57,700 रुपये मिलेंगे। देवघर में 15 मार्च को 3 घंटे का होगा बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का प्रवचन। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का प्रवचन देवघर में अब केवल 15 मार्च को होगा। देवघर कॉलेज के मैदान में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक धीरेन्द्र नाथ शास्त्री प्रवचन देंगे। इससे पहले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में देवघर कॉलेज मैदान में पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही। इस दौरान धीरेन्द्र नाथ शास्त्री प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद के साथ कथा की शुरुआत करेंगे। पंडाल में 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कुल 12 LED स्क्रीन भी पंडाल में और पंडाल के आसपास लगाए जाएंगे। अगर किसी श्रद्धालु को पंडाल में जगह नहीं मिलती है तो वे स्क्रीन के माध्यम से धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की कथा का श्रवण कर पाएंगे। मंगलवार की सुबह से पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया था। कथा के दौरान सुरक्षा के लिए प्राइवेट बाउंसर की भी तैनाती होगी। साथ ही बड़ी संख्या में वॉलेंटियर भी रहेंगे। जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। पंडाल में प्रवेश से पहले हर एक श्रद्धालु को सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा व ड्रोन से भी सुरक्षा की निगरानी होगी। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हनुमान व अपने गुरु के बल पर बड़ी से बड़ी समस्याओं के निदान का दावा करते हैं। उनके सभाओं में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वह अपने दरबार में आमजनों की समस्या सुनकर उनका निदान बताने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे जिन्हें अपने मंच पर बुलाते हैं उनके बारे में उन्हें पहले से ही पता होता है। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में बताता है तो वह अपने पर्चे में लिखी बातों को उन्हें बता देते हैं। बता दें कि इससे पहले बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम झारखंड के पलामू में होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में भी हुई थी। अदालत ने प्रशासन से पूछा था कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से कानून व्यवस्था की कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब पलामू के उपायुक्त ने कोर्ट के सामने कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की बात कही थी। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी खत्म। योगेंद्र शाह के यहां से जमीन के 100 से अधिक कागजात मिले। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह, उनके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर 12 मार्च को शुरू हुई ईडी की छापेमारी 13 मार्च को समाप्त हो गई। छापेमारी के दौरान योगेंद्र शाह के ठिकानों से जमीन के 100 से अधिक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील मोहर भी मिले हैं। इससे इन लोगों द्वारा बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जताई जा रही। ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने विभिन्न ठिकानों से कुल 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। इसमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर धनबाद के CEO शशि भूषण के घर से मिले हैं। वहीं 11 लाख रुपए योगेंद्र शाह के साले मुकेश शाह के घर से बरामद किए गए हैं। ईडी ने छापेमारी के दायरे में शामिल किए गए लोगों के मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल डिवाइस भी जब्त कर लिए हैं। ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह और इनसे संबंधित लोगों के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। साथ ही गोविंदपुर धनबाद के अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह को भी छापेमारी के दायरे में शामिल किया गया था। शशि भूषण सिंह के घर से 15 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जमीन में गड़बड़ी आदि से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। वह पहले हजारीबाग सदर में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। योगेंद्र शाह के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान जमीन से संबंधित 100 से अधिक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जमीन की खरीद बिक्री के सहारे काफी संपत्ति अर्जित की है।
साहिबगंज के लापता बच्चे को खोजने के लिए हाईकोर्ट ने दिया 3 सप्ताह का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदीप शाह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक एसपी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों लापता बच्चे को बरामद करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। मामले की सुनवाई के दौरान साहिबगंज के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल उपस्थित थे। उनकी ओर से खंडपीठ ने बताया गया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। लापता बच्चे को खोजने के लिए प्रयास जारी है। टीम 6 बार दोनों बच्चों को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश व दिल्ली गई थी, लेकिन लापता बच्चे का अब तक नहीं पता चल पाया है। बच्चों की तलाश में एसआईटी की टीम को फिर दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्युष लाल एवं दीपक साहू ने पैरवी की। उल्लेखनीय के प्रार्थी कुलदीप शाह ने याचिका दायर की है। वहीं एम हेम्ब्रोम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायत संख्या 148/2022 दर्ज कराई थी। इसमें कुलदीप शाह व बीरेन्द्र शाह के खिलाफ आरोप लगाया गया है। उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है। वहीं बोरियो थाना में कुलदीप शाह व पप्पू शाह के खिलाफ कांड संख्या 2020-2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। सीएम चंपा सोरेन ने कहा, ट्रैफिक जाम में फंसकर परेशान होती है पब्लिक, निजात दिलाने का उपाय ढूंढे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, ट्रैफिक और बालू की कमी को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शहरों को ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीर बताते हुए इसके समाधान का तरीका निकालने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता की सुविधा के लिए यह जरूरी है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्य जैसे फ्लाईओवर निर्माण, वाटर पाइपलाइन का कार्य, नाला का निर्माण इत्यादि की वजह से अगर ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है तो इन सभी समस्याओं का वैकल्पिक उपाय निकालते हुए जाम की समस्या से आम जनता को निजात दिलाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा चालकों को परमिट देने तथा रूट निर्धारित करने की दिशा में कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर के भीतर परिचालन व्यवस्था के सुधार हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य की जाए, तभी ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बसों के यात्री पड़ाव एवं समय पर निर्धारण सुनिश्चित करें ताकि राहगीरों को सुविधा मिल सके। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रांची शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह जरूरी है कि सड़क किनारे लगने वाले फुटपाथ दुकानों को वेंडिंग जोन का निर्माण कराकर व्यवस्थित किया जाए। इस निमित्त रांची नगर निगम द्वारा शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर वेंडर जोन बनाने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वेंडिंग जोन निर्माण में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही तो मुख्य सचिव के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र कर ले। ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से बेंगाबाद के जंगल में लगी आग, 1000 से अधिक पेड़ जले। गिरिडीह जिले में ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से जंगल में आग लग गई। इसकी वजह से कम 1000 से ज़्यादा पेड़ जल गए। जैसे ही जंगल में आग लगने की खबर मिली, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी गई। बताया गया कि बेंगाबाद रेंज के अधीनस्थ चंदियो जंगल में ट्रांसमिशन तार की चपेट में आने से बुधवार को दोपहर में भीषण आग लग गई। घटना में 1000 से अधिक अकेसिया के पेड़ जल गए। जंगल में तेजी से आग फैलने की खबर मिलते ही जैसीडी ट्रांसमिशन में बिजली की आपूर्ति काट दी गई। वन विभाग ने कहा कि अगर बिजली नहीं काटी गई होती तो जंगल को भारी नुकसान हो सकता था। जानकारी मिलने के बाद शाम को अग्निशमन दल की टीम चंदियो जंगल पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि वन रोपण विभाग की ओर से चंदियो गांव के जंगली इलाकों में पौधरोपण कराया गया था। झारखंड के जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग, चतरा और उड़ीसा के रहने वाले हैं। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसके बारे में जानकारी दी है। जिन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक जेजेएमपी का एरिया कमांडर दुनेश लाकड़ा और रवि है। 6 उग्रवादियों की गिरफ्तारी गढ़वा पुलिस की बड़ी कामयाबी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से इन सभी उग्रवादियों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज के जसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।
प्रधानमंत्री ने किया पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। गवर्नर बोले देश की प्रगति व सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम। नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूरज पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह एक अभिनव पहल है जो हमारे देश की प्रगति व सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। यह पोर्टल आय सृजन गतिविधियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने इस पहल हेतु सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय को भी बधाई दिया। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकास का लाभ विभिन्न स्तरों पर दिख रहा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। विगत दशक में स्वच्छता की दिशा में हुई क्रांतिकारी परिवर्तन को देखा जा सकता है। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता को देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों के विकास व कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध। उनके द्वारा कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाने व सहायता प्रदान करने हेतु उनके जन्मदिन पर पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की मुलाकात। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम चंपई सोरेन के सामने अपनी कई मांगे रखी। साथ ही बांग्ला भाषा को प्राथमिक विद्यालय में फिर से पढ़ाने के फैसले का स्वागत भी किया। इसके लिए सीएम का धन्यवाद किया। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजधानी रांची के कांकेर स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू होंगे। पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति हमारे पुराने वैभव को स्थापित करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।